का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है कैसा ही माल है। नमस्कार, अब मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी, जो कि बताएंगे कि इन खबरों का असर कैसे हमारे आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करें उससे पहले जरा ऑन द शो पर नजर डालें। सबसे पहले तो अंशुमान जी को आपसे रूबरू करा देते हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले ऑन द शो के जरिए जानते हैं कि किन महत्वपूर्ण विषयों पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अब रिजेक्ट नहीं होगा बीमा क्लेम, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इरडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ अपडेट्स है, डिटेल में होगी बातचीत। लगने वाला है आईपीओ का मेला। जी हाँ, प्राइमरी मार्केट की रौनक लगातार जारी है और अभी भी जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर जिस तरीके का रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, बाजार नए हाई पे है। तो अब एक और भी कौन कौन से आईपीओ आने वाले जहां पैसे लगा सकते हैं, डिटेल में हम बातचीत करेंगे। क्यों बिगड़ी जा रही है रुपए की सेहत, बाजार में तेजी के बावजूद रुपए की रफ्तार क्यों धीमी पड़ रही है, इस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट पर सख्ती क्यों, जी हाँ, इस पर भी हम करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। और क्यों बढ़ी एसआईपी खाते बंद होने की रफ्तार। एक तरफ एसआईपी पे निवेश लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा कि एसआईपी खाते बंद हो रहे हैं। क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, बताएंगे आपको। और क्यों टू व्हीलर्स पर जीएसटी कम हो पाएगा, क्या टू व्हीलर्स पर जीएसटी कम हो पाएगा, इस पर भी करेंगे हम डिटेल में बातचीत। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और आज शुरुआत जो करेंगे वो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर से करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर ये है कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। बैंक अब 18 से 21 महीने के फिक्स डिपॉजिट पर 7.25% की दर से अब ब्याज देगा। लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे बैंकों को अपने यहाँ डिपॉजिट बढ़ाने के लिए एफडी पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ज़्यादा क्रेडिट मांग और कम डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या दूसरे बैंक भी एफडी पर अब ब्याज दरें बढ़ाएंगे? विपुल जी, मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। आज मैं यात्रा के कारण वीडियो पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फोन पर उपलब्ध हूं। और ये खबर उस सूचना का फॉलो अप है जो हम आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहे हैं कि भारत के प्रमुख बैंक सरकार से मांग कर रहे हैं कि एफडी को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए और उस पर टैक्स की रियायतें बढ़ाई जाएं। ये उसी का फलित है, उसी का नतीजा है, क्योंकि अब भारत के बैंक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में गहरे असंतुलन से परेशान है। बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, डिपॉजिट्स बेहद सीमित है, और ऐसी स्थिति में अब फिक्स डिपॉजिट को सरकार आकर्षक बनाए या ना बनाए, बैंकों के लिए मजबूरी हो गई है कि वो उस पर ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करें। और एचडीएफसी जो कि सबसे बड़ा निजी बैंक है, वो ऐसा कर रहा है तो अन्य बैंक भी करेंगे। हालांकि आपको पता रहे कि कई छोटे बैंक बाजार में खासी अच्छी एफडी पर बड़ी अच्छी 7% से आसपास और उससे ऊपर की ब्याज दर दे रहे हैं। कम डिपॉजिट ग्रोथ से जूझने के लिए बैंक अब जो कदम उठा रहे हैं, ये एक किस्म का चुनौती के जाल में फंसने जैसा कदम है। जितना बैंक फिक्स डिपॉजिट पर रेट बढ़ाते जाएंगे, कर्ज पर ब्याज दरें घटने की संभावनाएं उतनी ही सीमित होती चली जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रैप सामने आ गया है, इसमें बैंकों को अपने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को संतुलन करने के लिए डिपॉजिट्स को महंगा करना पड़ रहा है, और जब वो महंगे दर पर ब्याज पर लोगों से जमा जुटाएंगे तो उसकी सर्विस के लिए उनको कर्ज भी ऊंचा रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको उम्मीद हो कि भारत में ब्याज दरें जल्दी कम होंगी, तो ऐसा नहीं है। डिपॉजिटर्स के लिए सबसे अच्छा समय है इस समय। डिपॉजिटर्स को दोनों हाथ से इस बढ़े हुए फिक्स डिपॉजिट रेट का फायदा उठाना चाहिए। जो सुरक्षित रूप से फिक्स सेविंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा स्वर्ण काल है जो अभी थोड़े समय तक जारी रहे। बिल्कुल, तो एफडी में निवेश करने वाले लोगों के लिए स्वर्ण कार्ड चल रहा है। इस बीच बीमा उद्योग में सुधार के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर लगातार बड़े फैसले भी ले रहा है। अपने नए आदेश में इरडा ने कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को न्यूनतम कवरेज के साथ बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जारी करने होंगे। कंपनियों को इसका ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर देना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि इस प्रोडक्ट पर क्या क्या अतिरिक्त कवरेज जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कितना चार्ज देना होगा। इसी के साथ बीमा कंपनियों को 1 साल से कम या अधिक अवधि की पॉलिसी चुनने का भी विकल्प देना होगा। नए आदेश की सबसे अहम बात यह है कि बीमा कंपनियों को क्लेम का निपटान तय समय सीमा से के तहत ही करना पड़ेगा। सर, इरडा की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं? विपुल जी, आईआरडीए बेहद तेज और आक्रामक अंदाज में है। अगर आप अंग्रेजी में कहें तो आईआरडीए ऑन रोल है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारत का बीमा नियामक
बढ़कर ऐसे फैसले कर रहा है जिसके बाद बीमा कंपनियों के लिए आने वाले समय में चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि बीमा उपभोक्ता या बीमा निवेशक या बीमा की पॉलिसी रखने वाले लोग इस तरीके के फैसलों की अपेक्षा और उम्मीद कर रहे थे। एडा का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे करीब से समझना जरूरी है। एडा ने यह कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को न्यूनतम कवरेज के वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। न्यूनतम कवरेज का मतलब है कि आमतौर पर कंपनियां कम कवरेज वाले छोटे से लॉस कवरेज के प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आती थी, क्योंकि उन पर खर्चा ज्यादा होता है, कंपनियों के लिए उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में आमतौर पर वो महंगी और बड़ी पॉलिसीज पर काम करते हैं, जिसमें हेल्थ की या प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं। लेकिन अब एक तरह से इरडा ये निर्धारित करने जा रहा है कि बाजार में बेसिक प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे, यानी कोई भी बीमा कंपनी चाहे वो कितने भी प्रीमियम और हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट बना दे और उसके पोर्टफोलियो में एक बेसिक प्रोडक्ट इंश्योरेंस का जरूर होना चाहिए। बेसिक प्रोडक्ट की लागत ज्यादा होती है, रिटर्न कम होते हैं, इसीलिए बीमा कंपनियां इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके साथ दूसरा और भी दबाव जो बीमा कंपनियों के लिए है वो ये है कि उन्हें निर्धारित समय के अंदर क्लेम का निपटान तय करना होगा। जनरल इंश्योरेंस में कंपनियों का जो क्लेम रिड्रेसल रेशियो है वो कम है, खराब है, और इसलिए शायद एडा ने कदम उठाया है। ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी अभी IRDAI ने जो नए कदम उठाए हैं उसके बाद कंपनियों को बहुत सारे तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। खासतौर से उन्हें कैशलेस क्लेम्स को अब इनकार करने की या नकारने की छूट नहीं होगी। बिल्कुल, और इसी फैसले का शायद ये असर रहा कि आज बीमा कंपनियों में जो है काफ़ी दबाव देखने को मिला है शेयर बाज़ार के अंदर भी, और वैसे भी बीमा कंपनियों का प्रदर्शन पूरे साल भर में जब बाज़ार नए हाई लगा रहा था तो काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म इस सेक्टर करता हुआ दिखाई दिया। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी की वजह से IPO बाजार में बड़ी रौनक नजर आ रही है। अगले 2 महीने के दौरान 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों के IPO बाजार में आ रहे हैं, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। जिन कंपनियों के IPO लॉन्च होने वाले हैं उसमें एफकॉन इंफ्रा, एमक्योर फार्मा, एलाइड ब्लेंडर्स, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, स्टैनले लाइफस्टाइल और वन मोगी क्विक सिस्टम शामिल है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक को भी IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और उसका भी IPO जल्द आ सकता है। सर, IPO बाजार में जो रौनक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या सिर्फ बाजार की तेजी इसकी वजह है या और भी इसके पीछे कारण आप कोई देख रहे हैं? विपुल जी, IPO बाजार की रौनक कभी गई ही नहीं थी, आपसे बेहतर कौन जानता है। IPO बाजार में तो रौनक जब से शुरू हुई तब से जारी है। केवल चुनाव के दौरान थोड़ा हमने IPO और गर्मी के दौरान IPO की संख्या में कमी देखी थी, पर IPO बाजार गुलजार है और छलांगे मार रहा है। खासतौर पर SME IPO के बाजार में सेबी की घुड़की के बावजूद, सख्ती के बाद भी SME IPOs की लाइन लगी हुई है। महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि भारत में अचानक प्राइमरी मार्केट में इतनी सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है, जबकि भारत के नियामक की निगाहें टेढ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि कंपनियों के पास इस समय पूंजी जुटाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्याज दरें इतनी ज्यादा ऊंची हैं कि उनको कर्ज लेना इस समय महंगा पड़ रहा है, और चूंकि इक्विटी मार्केट में एक किस्म के निवेश को लेकर प्रोत्साहन भी है, लोग बाजार में अलग अलग माध्यमों से निवेश कर रहे हैं, चाहे वो सीधे स्टॉक्स खरीद रहे हों या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हों। तो जब सेकेंडरी मार्केट दौड़ रहा है उसके सहारे उसी गाड़ी के पीछे प्राइमरी मार्केट भी लटक गया है। तो सेकेंडरी मार्केट के दौड़ने के साथ प्राइमरी मार्केट के दौड़ने की भी परिदृश्य बना हुआ है। पर बुनियादी वजह यह है कि कंपनियों को जो पूंजी चाहिए वो इस समय प्राइमरी मार्केट से ही मिल सकती है। मुफ्त की पूंजी है, सस्ती पूंजी है। अगर इतना ही पैसा उनको बैंकों से लेना पड़े तो इस समय उनको बहुत महंगा कर्ज उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, IPO मार्केट में लगातार कंपनियों की लाइन लगी रहेगी। और IPO मार्केट में क्या हो रहा है इसे देखने के लिए विपुल जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। वहां के IPO को जो है को आप देखते रहिए, बराबर हर IPO का विस्तृत विश्लेषण वहां पर आपको उपलब्ध होता है और ये भी बताया जाता है कि आपके खरीदने लायक है या नहीं है। बिल्कुल, और वाह क्या IPO सेगमेंट में आप जुड़ी। और इस समय जो IPO खुला हुआ है जिंगजो IPO, उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार आज रिस्पांस देखने को मिला। 94 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। लेकिन आपको अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आपके भाग्य पर निर्भर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले। लेकिन क्या करना है लिस्टिंग के दिन, उसके लिए वाह क्या IPO आप अवश्य देखें। हमारा आज का सेगमेंट जरूर देखिएगा। अमेरिकी डॉलर में तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूट चुका है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.57 के स्तर पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। उधर अमेरिकी डॉलर में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स ने 105.3 का ऊपरी स्तर छुआ है, जो कि लगभग 1 महीने की ऊंचाई है। सर, रुपए में गिरावट की प्रमुख वजह क्या मान रहे हैं और क्या ये गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भविष्य में?
विपुल, लगभग पिछले 2 महीनों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कमी की या ब्याज दरों में कमी के नए दौर की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरीके के जॉब डेटा आए, जिस पर हमने पिछले दिनों में विस्तार से चर्चा भी की थी, अमेरिका में इन्फ्लेशन के जो नंबर्स मिल रहे हैं उसके बाद डॉलर में मजबूती बनी रहनी है। और डॉलर की मजबूती के असर से पूरी दुनिया की करेंसीज पर असर है। रूपी उसमें सबसे ज्यादा कमजोर करेंसीज में है इस समय। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से रुपए पर दबाव बना हुआ है। दूसरी बात यह कि कच्चे तेल की कीमतों में हाल फिलहाल तक सुस्ती रहने के बाद हमने पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सक्रियता देखी है। और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी, विदेशी मुद्रा भंडार हालांकि बेहद अच्छी स्थिति में है, लेकिन भारत में जो आयात बढ़ रहा है उसको लेकर भी थोड़ा दबाव है। तो रुपए के लिए माहौल बाजार में माफिक नहीं है। और इन सब में एक बड़ा योगदान विदेशी निवेशक भी कर रहे हैं, जिन्होंने चुनाव, एग्जिट पोल, इनको सबके किनारे रखकर बाजार में बिकवाली की है और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो आज एक फैसला और लिया गया जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो सोने के इंपोर्ट को लेकर है, जो हमारी सबसे बड़ी खबर का हिस्सा हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और इस बीच आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट्स यानी आईफोन, आईपैड और मैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के आ रही है। मंगलवार को कंपनी ने इसकी घोषणा की। डेवलपर्स की सालाना बैठक में एप्पल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट की जानकारी भी दी और उन्हें एप्पल इंटेलिजेंस का नाम भी दिया गया है। सर, आईफोन में एआई से यूजर्स पर क्या कुछ असर आप देख रहे हैं और कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो गई? फोन में एआई को लेकर मस्क और एप्पल के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प चीज बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका के रेगुलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोनोपोली के मामलों की जांच कर रहे हैं, चिप प्रोवाइडर यानी इनवीडिया को लेकर भी और जो प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों को लेकर भी। लेकिन आईफोन की एप्पल ने अपने नए आईफोन में जितनी तेजी के साथ एआई को इनबिल्ट करने की बात कही है, उसके बाद दुनिया में मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की होड़ शुरू होगी। और चूंकि दुनिया में 2 ही सिस्टम हैं जो मैक्सिमम मोबाइल प्लेटफॉर्म से यूज किए जाते हैं, आईओएस और एंड्रॉयड के। आईओएस के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि गूगल भी अपने एंड्रॉयड सिस्टम में, जो कि मोबाइल पर यूज किया जाता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा जो तीसरे बड़े सिस्टम्स मोबाइल प्लेटफॉर्म में यूज होते हैं वो चाइना के सिस्टम्स हैं, उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया जाएगा। नियामक इसके लिए कुछ तैयारी कर पाए, कोई नियम कानून बना पाए, तय कर पाए कि आपके मोबाइल में एआई को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंपनियां बहुत आगे निकल गई हैं और उन्होंने मोबाइल सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना शुरू कर दिया है। जी। इस बीच रिजर्व बैंक ने इंफ्रा लेंडिंग को लेकर के जो सख्त नियम प्रस्तावित किया है उसको लेकर के बैंकों ने आपत्ति जताई है। बैंकों का ये कहना है कि कर्ज के 5% हिस्से की प्रोविजनिंग से न सिर्फ बैंकों पर मार पड़ेगी बल्कि इसकी वजह से इंफ्रा प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी प्रभावित होगी। बैंकों ने अपनी ये आपत्ति रिजर्व बैंक के सामने रख दी गई है। सर, बैंकों के लिए क्या बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है? क्या लिक्विडिटी की वजह से ये आपत्ति दर्ज कराई गई है? विपुल, यह मामला अब हमें लगता है वित्त मंत्रालय की मेज पर पहुंच गया है, क्योंकि बजट में हमें इस पर फैसला होगा। रिजर्व बैंक खासा सख्त है। रिजर्व बैंक को लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांसिंग में बहुत सारा पैसा डूबा है, एनपीएस क्रिएट हुए हैं। खासतौर से जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वो लंबे समय तक बनते रहते हैं और बैंक उनको पैसा देते रहते हैं। तो एक तरह से जो एनपीए का खतरा बैंकों में इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांसिंग में बना हुआ है, उसे लेकर आरबीआई ने अपने नियम सख्त कर दिए हैं। बैंकों की दुविधा यह है, जैसा हम अभी आपको पहले शुरुआती खबर में हम लोग बता चुके हैं, कि बैंकों के पास पूंजी की कैपिटल की भारी कमी है। उनको डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, एफडी पर ज्यादा ब्याज दर देना पड़ रहा है। प्रोविजनिंग बढ़ने की स्थिति में उन्हें और ज्यादा पूंजी निकालकर भविष्य के नुकसानों की संभावना के आधार पर सुरक्षित करनी होगी। तो पूंजी की कमी के मारे बैंक्स के पास कैपिटल की ही शॉर्टेज है और इसलिए अब ये इसमें बैंकों और आरबीआई के बीच में एक सीधा मतभेद सा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अभी तक आरबीआई के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया है, लेकिन ये मामला बड़ी अदालत में जरूर पहुंचेगा। और बजट के आसपास जब बैंकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक होगी, वित्त मंत्री ने नया पदभार ग्रहण किया है, तो उस एजेंडे पर शायद सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय ने कई तरह की गोल्ड ज्वेलरी और उसके पार्ट्स के इंपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ज्वेलरी के रूप में देश में बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट की वजह से विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कॉमर्स मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। इस सिलसिले में विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि उन देशों से इंपोर्ट की रोक लागू नहीं होगी जिनके साथ भारत का विदेश व्यापार समझौता है। सर, ये गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट पर इतनी सख्ती किस लिए की जा रही है और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप?
सरकार सोने के आयात को लेकर खासी दबाव में है। हम इसको लगातार बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद भी भारत में सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि इसमें एक चीज जो दिलचस्प देखने वाली है कि पिछले 3 महीने में 4 महीने में भारत में जो इतना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है उसका अधिकांश हिस्सा तो आरबीआई ने लिया है, क्योंकि आरबीआई सबसे बड़े गोल्ड बायर्स सेंट्रल बैंक्स के तौर पर उभरा है। लेकिन आरबीआई का गोल्ड इंपोर्ट रोक पाना मौद्रिक रूप से सही नहीं है, इसलिए सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी और उसके पार्ट्स के इंपोर्ट पर सख्ती करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसमें ये गोल्ड ज्वेलरी और इनके पार्ट्स का इंपोर्ट विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल फिलहाल की खबरों पर गौर से ध्यान दें विपुल जी, तो गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड इंपोर्ट के जरिए से, गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट के जरिए से भारत में स्मगलिंग और तस्करी भी बढ़ी है। खासतौर से पूर्वी सीमा से, भारत के पूर्वी हिस्से से, तटों से स्मगल्ड गोल्ड और स्मगल्ड ज्वेलरी पकड़ी गई है। तीसरी बात यह है कि सरकार को ऐसा पता चला है कि भारत में बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी आसियान के रूट से आ रही है, यानी जिसके साथ एफटीए रूट से आ रही है, जिससे जो दरअसल ज्वेलरी किसी दूसरे देश से आई है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए इस चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए कंप्रहेंसिव पॉलिसी जैसी बात की गई है और गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड के इंपोर्ट को रोका गया है। हालांकि जैसा अमीरात के साथ भारत का एफटीए है और वहां से गोल्ड इंपोर्ट पर ये सख्ती, गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट पर सख्ती लागू नहीं होगी। बाजार के लिए इसका मतलब यह है कि भारत में अगर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई और संभावना बनती दिखाई दे रही तो उसे और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जी, और इस बीच महंगाई दर के आंकड़े भी निकल करके आए हैं और महंगाई दर 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मई महीने के दौरान महंगाई दर 4.75% रही है, जो कि पिछले साल 4.31% रही थी। इस बीच लेकिन खाद्य महंगाई लगातार जो है वो एक चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है। मई के दौरान खाद्य महंगाई दर 8.69% रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो है सब्जियों की, जिसमें कि सबकी किचन की हालत जो है वो ख़राब कर दी है। ये 27.33% रही है। इसके अलावा दालों की महंगाई 17.14% और अनाज की महंगाई 8.69% रही है। अंशुमान सर, महंगाई के ये आंकड़े किस तरीके से देखे जाएं कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है वो असली जो महंगाई है लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। खासतौर से सब्जियों की कीमतें जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। बात तो महंगाई के मामले में जस की तस है। हम लोग विस्तार से इकोनॉमिका में इस पर बात कर चुके हैं और अब तो रिजर्व बैंक को भी मानना पड़ रहा है कि फूड इन्फ्लेशन या खाद्य महंगाई असली महंगाई है। महंगाई का यह आंकड़ा खासा भरमाने वाला है। 4.75 की महंगाई दर अगर आपको टॉप लाइन में दिख रही है तो खाद्य महंगाई इसकी 2 गुनी और 3 गुनी है। अगर अभी आप बाजार में देखें तो गेहूं, खाद्य तेल, दूध, दालें और मसालों की महंगाई पिछले 1 साल से रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ सब्जियां भी महंगी हुई हैं क्योंकि गर्मियों के कारण आपूर्ति कम है और इसलिए महंगाई के आंकड़े के भीतर जो छिपा हुआ है वो रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में महंगाई ने साइलेंटली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चुपचाप, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उन बाजारों में, उन राज्यों में जरूर झेलना पड़ा है जहां महंगाई काफी ज्यादा थी। तो थाली महंगी है, बाकी महंगाई अगर कम भी हुई है तो उससे हमारी और आपकी जेब पर कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, थाली काफ़ी महंगी होती जा रही है और हर घर में यही चर्चा है कि किस तरीके से सब्जियों की महंगाई से कैसे निजात पाई जाए। इस बीच शेयर बाजार में तेजी के साथ नए म्यूचुअल फंड खाते खोलने की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन साथ में पुराने एसआईपी बंद होने की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। मई के दौरान एसआईपी बंद होने के रेशियो बढ़कर के 0.88 पहुंच गया है, जबकि औसतन 0.51 है। एसआईपी बंद होने की रेशियो का मतलब ये है कि नए खुलने वाले एसआईपी खातों पर कितने खाते बंद हुए हैं। मई के दौरान देश में 49.74 नए एसआईपी खाते खोले हैं, जबकि बंद होने वाले खातों की संख्या 43.96 लाख मौजूद है। और सर, ये इतनी तेजी के साथ एसआईपी खाते बंद क्यों हो रहे हैं सर? 2 कारण लगते हैं हमको। हालांकि नंबर 43 लाख के आसपास है तो नंबर प्रतिशत में तो बढ़ा है, लेकिन बंद होने की 2 वजह हो सकती हैं।
ऐसा एग्जिट तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इस आंकड़े को विपुल जी आप इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड्स में, बाकी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्फ्लो उसकी रोशनी में देखें तो ऐसा इन्फ्लो तो बढ़ रहा है। इसमें कई खाते ऐसे हो सकते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और अपने खाते बंद किए हैं। कई खाते ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे थे और एक्टिव नहीं थे, जिन्हें बंद किया गया। और इसमें कुछ असर शायद हाल फिलहाल में जो रेगुलेटरी फैसले लिए गए थे नॉमिनेशन को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, उसका भी असर दिखाई देता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या इनफ्लो के हिसाब से देखें तो खातों के बंद होने का कोई असर म्यूचुअल फंड में निवेश पर नहीं पड़ा है। म्यूचुअल फंड पे निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और पिछले अप्रैल की तुलना में मई में काफी काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल। और इस बीच राजमार्ग बनाने वाली कंपनी एनएचएआई इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की सड़कें बेच सकती है। एनएचएआई के इनविट का नाम नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट यानी कि एनएचआईटी है और इसके जरिए ही सड़कों की बिक्री की जाएगी। एनएचआईटी को 2020 में सेबी के साथ रजिस्टर किया गया था। सर, क्या वजह है जिसकी वजह से एनएचएआई को इतनी सड़कें बेचनी पड़ रही हैं? एनएचआई का किस्सा वही पुराना। अच्छा, 3 साल से एनएचआई को सरकार ने बाजार से कर्ज लेने से रोक दिया है। पिछले 2 साल से बजट में सड़कों के लिए आवंटन भी कम हुआ है। अब एनएचआई की स्थिति यह है कि वो टोल बढ़ाकर अपना कर्ज नहीं चुका सकती, कर्ज पे ब्याज भी नहीं चुका सकती। टोल बढ़ाने की भी अपनी एक सीमा है। पिछले 3 साल में करीब टोल की दरें 20% से ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में एनएचआई के पास अब बनी हुई सड़कें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिछले साल भी एनएचआई को सड़कें बेचने के लिए प्रेरित किया गया था, सड़कें बेची भी गई थी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सरकार का जो एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम है, संपत्तियों को बेचने का कार्यक्रम है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएचआई पर है। और एनएचआई इसे सरकार के बजट के लिए से ज्यादा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बेच रही है, क्योंकि एनएचआई को कर्ज चुकाने में आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। अब ये एक बड़ी असंगत सी स्थिति है कि आप एनएचआई को भारत में सड़क बनाने वाली कंपनी माने या भारत में बनी हुई सड़कों को बेचने वाली कंपनी माने। लेकिन बहरहाल एनएचआई की सड़कें बन रही हैं। इससे ज्यादा बड़ी खबरें इस पर है कि एनएचआई हर साल कितनी बनी हुई सड़कें बेच रही। निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इधर देश में टू व्हीलर्स की बिक्री को भी गति देने के लिए ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम ने टू व्हीलर्स पर जीएसटी घटाने की अब मांग की है। फिलहाल टू व्हीलर पर 28% जीएसटी देना पड़ता है, जो कि जीएसटी का सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है। सियाम ने इसे घटा करके 18% करने की मांग की है। सियाम की तरफ से मंगलवार को ही गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया कि मई के दौरान देश में 16.20 लाख टू व्हीलर्स बिके हैं। सर, क्या जीएसटी काउंसिल उद्योग की इस मांग को मानने के लिए तैयार हो पाएगी? संभावना तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऑटोमोबाइल पर जीएसटी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। और खासतौर पर जब जीएसटी काउंसिल पर यह दबाव हो कि उसे राज्यों को बेहतर राजस्व देना है, बल्कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जब बजट से पहले या बजट के बाद जब भी होगी तो उसके ऊपर तो दबाव ये होगा कि वो एक स्लैब खत्म करे और जो रेवेन्यू न्यूट्रल नेट रेट है उस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर लाया जाए। यानी कि जो एक बीच का स्लैब है 12% का, उसे खत्म करने की बात होगी। तो टू व्हीलर सस्ते होंगे या उस पर टैक्स जीएसटी में कमी होगी, ऐसी संभावना बनती नहीं दिखती। जी, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर अब रुख कर लेते हैं फटाफट झटपट में। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपए के निवेश करने का फैसला किया है। ब्लिंकिट को जोमेटो ने अगस्त 2022 में खरीदा था। जोमेटो ने अगस्त 2022 में ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण के बाद से ब्लिंकिट में जोमेटो अभी तक 2300 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। दूसरी ओर क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म जेप्टो में निवेश के लिए कई दिग्गज वेंचर कैपिटल फंड्स लगातार कतार में खड़े हुए हैं। वोडाफोन आइडिया, नोकिया और एरिक्सन को कर्ज के बदले इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जारी करने की योजना बना रही है। कंपनी अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने और 5G सेवाएं शुरू करने के लिए अपने इक्विपमेंट को सुरक्षित करना चाहती है। वोडाफोन आइडिया के प्रमुख वेंडर्स में इंडस टावर भी शामिल है और वोडाफोन आइडिया पर इंडस टावर का करीब 10,000 करोड़ रुपए का बकाया भी है। साल 2024 के दौरान भारत में टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च में 8% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्टर एशिया पैसिफिक टेक मार्केट फोरकास्ट 2023 से 2027 के मुताबिक भारत का टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करीब 54.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने छोटी और मझोली बिजनेस इकाइयों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल बिजनेस लोन की शुरुआत की है। इसके जरिए एसएमई इकाइयों के टैक्स और जीएसटी रिटर्न के आधार पर उनको कर्ज देने की क्षमता का आकलन किया जाएगा और जो इकाइयां कर्ज लेने के लिए उपयुक्त होंगी उन्हें बिना किसी मानव दखल के 50 लाख रुपए तक का लोन 10 सेकंड में मंजूर कर दिया जाएगा। अंशुमान सर, ये कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर?
ब्लिंकिट पर निगाह रखने की जरूरत है। जोमेटो के लिए अब जोमेटो से ज्यादा बड़ी फर्म ब्लिंकिट होने वाली है। जोमेटो ने हाल में कहा भी था कि उसको बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ ब्लिंकिट में दिखाई दे रही, और इसलिए ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। बाजार इस बात को सेंस कर रहा है कि ब्लिंकिट जल्द ही एक सेपरेट कंपनी के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार पूरी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, जहां क्विक कॉमर्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार सबसे तेजी से फैल रहा है। और इसलिए जेप्टो, ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों के वैल्यूएशन भी बेहतर हो रहे हैं और उनके ऑपरेशंस भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। और ये एक दिलचस्प ट्रेंड है भारत के कंज्यूमर मार्केट में कि लोग भले ही रेस्टोरेंट ऐप से खाना ऑर्डर नहीं कर रहे हों, लेकिन ग्रॉसरी और दाल चावल सब्जी दूध तो क्विक कॉमर्स ऐप से मंगा ही रहे हैं, और इसलिए इसका बाजार बड़ा होकर बढ़ रहा है। बिल्कुल। अंशुमान सर, अब फिलहाल अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। आप सफ़र में हैं, फिर भी इस कार्यक्रम में आप हमारे हमसफ़र बने और तमाम खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए अब मनी सेंट्रल को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मनी 9 के यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल